से, जैसे सब लोग जानते हैं कि अपोजिशन हमेशा कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो बीजेपी कर रही है, चलो आप मानते ही अच्छा है, पर आप लोग भी तो कहते हो। अब जैसे वो ओबीसी के छोटे भाई ने भी बोला 10 मिनट आप पुलिस हटा दीजिए, हम देख लेंगे, और अभी शोएब जमाई सर सामने सामने हम लोगों के सामने बोल रहे थे हमारा संगठन बनना चाहिए, ऐसा दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये मुझे नहीं समझ में आया। शोएब जमाई जी, देखिए भाई हमारे ऑफेंड हो गए। मैंने कहा कि राष्ट्रवादी संगठन है ना आरएसएस, अगर उसी तर्ज पर एक संगठन बन जाए और वैसी आइडियोलॉजी उसी विचारधारा पर चले, उसमें मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा हों, तो क्या बुरा है? आरएसएस पे बैन नहीं लग सकता तो उन पे भी बैन नहीं लगना चाहिए। आप उसको राष्ट्रवादी संगठन मानते हैं तो देश के काम वो भी आएगा। अब इन्होंने कहा कि भाई यहाँ से डॉजियर नहीं है, ये एफिडेविट का कोई मतलब? क्या एटीएस चीफ, एंटी टेररिज्म स्क्वाड चीफ हेमंत करकरे की रिपोर्ट का कोई मायने नहीं है? एनआईए का कोई मायने नहीं है? आपका इस पर जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उसको जो है केसेस में स्लो जाने को कहा, यानी आपने हल्का कर दिया वो जितने भी हिंदुत्व टेरर ग्रुप के यहाँ से। अभिनव भारत के यहाँ उसके वैभव रावत के घर हिंदुत्व टेरर क्या होता है? हिंदुत्व टेरर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? वैभव रावत कौन था? क्या है हिंदुत्व समझौता टेरर? क्या एक्सप्रेस है ब्लास्ट क्या था? हिंदुत्व टेरर? आप एक आप धर्म को बताइए क्यों ना। जोड़ते हैं आतंक से? नहीं, अगर वही आप- दूसरी तरफ कोई जोड़ता है तब आप नाराज होते हैं, तो फिर मत जोड़िए ना। हम आतंक का नाराज धर्म नहीं मत होते है। हैं। हम कहाँ नाराज होते हैं? अच्छा, जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है। हाँ। क्या टेररिज्म का तो आप केस यहाँ आतंक से नहीं कहिए लगा? ना, आतंक नहीं, कहिए। अजमेर दरगाह ब्लास्ट में किस पे लगा बताइए? आप टेररिज्म आतंक का ही कहिए केस ना। चल रहा है ना, तो आरएसएस के आतंक का बड़े केस नेता कहिए ना। उसमें शामिल हैं। हिंदुत्व टेरर क्या होता है? उन्हीं पे लगा ना ये इल्जाम लगा मुझे। एक अब देखिए, अब इन्होंने कहा, देखिए भाई साहब आरएसएस से हैं आप, इन्होंने कहा कि देखिए जी ये मदरसे पे बैन लगा। आपके नेता कह रहे हैं हम तो मदरसों का उद्धार करना चाहते हैं। अरे भाई आर्टिकल 29 और 30 को आप क्या खत्म कर देंगे? आप वक्फ बोर्ड पे पीछे पड़ गए। 1995 का जो कानून है वक्फ बोर्ड का वो आप खत्म कर देंगे। ये बड़े तेजस्वी लोग हैं। देखिए तेजस्वी लोग हैं, ये बुलबुल के परों में बैठते और यूं 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 करते हुए सीधा शाखा में लैंड कर जाते हैं, और आजकल तो चीता पर भी चल रहे हैं। भाई साहब आप ऐसा है, संविधान को अगर मानते हैं तो आर्टिकल 29 और 30 भी चलेगा, और पार्लियामेंट का वो कानून जिसके तहत वक्फ बोर्ड बना है वो भी चलेगा। आपने अपनी मानसिकता दर्शा दी कि मुसलमान जो इंस्टीट्यूशन है, जितने भी माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन है जो आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, उससे पूरे देश की जनता आगाह हो चुकी है कि आपके मन में क्या है। आप कोई मुसलमानों को उद्धार नहीं करना चाहते, आप सारे माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। नेशनल टेलीविजन पे आके ये बातें कर रहे हैं, बताइए सीए किसने बनाया था? मेरा सवाल आरजेडी से है। आपने कहा पीएफआई को बैन किया है तो आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। आप ये बताएं कि आरएसएस का कोई ऐसा गतिविधि जो देश के खिलाफ रहा हो? आपको नहीं पता है आरएसएस का जो इसीलिए तो वो पूछ रहा है, इसलिए हम बता रहे इसीलिए तो आपसे पूछ रहा है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपको नहीं पता है इस चीज का कि आरएसएस में राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं फहरता था। ये जानते हैं? राष्ट्रवाद की जो आज बात कर रहे हैं, पीएफआई पर बैन लगाने से, सिमी पर बैन लगाने से आतंकवाद खत्म हो गया। अभी ये हेम्योपैथिक एंटीबायोटिक की बात कर रहे थे। अरे केमियोथेरेपी चाहिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो वो चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए कि हमको वोट के लिए वोटों का ध्रुवीकरण करना है तो हिंदू और टीका और इस टोपी और इस पर बात करने लगे। अरे टीका टोपी छोड़िए, वो पूछ रहा था संघ की कोई एक घटना बताइए ना, आतंकी घटना जिसकी वजह से बैन हो। संघ में महात्मा गांधी के हत्यारे, महात्मा गांधी के हत्यारे को पूजने वाले संघी लोग हैं। महात्मा गांधी तो कांग्रेस में, सुनिए ना भाई, सुनिए तब महात्मा गांधी के हत्यारे को पूजने वाले ये लोग हैं। ये लोग विध्वंसकारी, ये हिंदू और मुस्लिम को लड़ाएंगे, आपके भविष्य को सजाने संवारने की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं होगी। दरगाह ब्लास्ट में तो आरएसएस के नेता पर ही केस चल रहा है। इंद्रेश कुमार कौन है बताइए? मेरा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। मालेगांव बम ब्लास्ट पे किसके केस चला बताइए? सवाल पूछिए, गुस्सा मत नहीं होइए। मतलब पानी पहुंचवाइए। बताइए भाई, कह रहे कौन सी ऐसी घटना, दो बड़ी घटना हमने आपको बता दी। मेरा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है कि ये सरकार सिर्फ आरएसएस की आइडियोलॉजी को क्यों फॉलो करती है, इंडियन नेशनलिज्म को क्यों नहीं फॉलो करती है? 2018 की रिपोर्ट में सीआईए ने आरएसएस को कम्युनिज्म फैलाने के आरोप में पहले रिपोर्ट में दे दिया 2018 में। 2008 में कर्नाटका में चर्च में क्रिश्चियंस को मारने वाले भी लोग आरएसएस के संघ के थे। फिर तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बाद भी
मस्जिद कौन तोड़ा इस डेमोक्रेटिक कंट्री में फंडामेंटल राइट होने के बाद भी? बीजेपी क्यों नहीं मान लेती है कि मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्लूरलिज्म होना चाहिए यहाँ पे? कौन जवाब देगा आप तीनों में से? अश्विनी जी, अश्विनी जी। मैं जवाब नहीं देखो भैया, पहली बात तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है संविधान। संविधान कहता क्या है? संविधान कहता है संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। संविधान का मतलब भारत में पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए, संघ यही कहता है पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए। हम सब भी यही कहते हैं, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। हम लोग एक कह बार रहे हैं कि सुनिए, देश चलेगा सुनिए, अपने संविधान सुनिए, से। अरे RSS के संविधान अरे से रुकिए, नहीं चलेगा, यही तो लड़ाई है। अरे भैया सुनिए, ये देश चलेगा अपने नियम कानून तिवारी जी, तिवारी जी रुकिए, संविधान से नहीं चलेगा। तिवारी जी रुकिए, अब आ रहे तिवारी उनको जवाब देने दीजिए। तिवारी जी रुक जाइए ना, वो डंडा लेके आ जाएंगे। मैं तीन चार बात देखिए, कानून बना के अंजना जी, गलत तरीके से गाड़ी चलाना ड्राइवर की गद्दारी कहते हैं। गलत तरीके से अगर डॉक्टर अगर किसी को इंजेक्शन लगा दे मौत का, उसको हम कहते हैं गद्दार। इसी तरीके से घटिया कानून बनाना, संविधान की भावना के अनुसार के खिलाफ कानून बनाना भी देश से गद्दारी है। मैं आपको बताता हूं, 1991 में कांग्रेस ने कानून बना के हिंदुओं के लिए मंदिर जाने का रास्ता बंद कर दिया, यह पहली गद्दारी। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के, एक बार सुनिए प्लीज, सुनिए, 1900 एक बार आप नहीं, शांत रहिए, शांत रहिए, आपको मिर्ची लग रही है। अंजना जी, एक मिनट, मैं अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार हूँ। ठीक है तिवारी जी, मैं अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार। सबका विकास, सबका विश्वास। एक मिनट तिवारी, मोदी जी का नारा बोलने लगे, रुकिए, मोदी जी का नारा नकल कर रहे हैं। नहीं है, सिर्फ कहते हैं, है तिवारी, प्रवचन कर रहे हैं। अंजना जी देखिए, दूसरा कानून, एक बार सुनिए, दूसरा कानून 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, एक मिनट, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के कांग्रेस की सरकार ने केवल हिंदू और मुसलमान को नहीं बांटा, एक तीर से दो निशाना किया, हिंदुओं को आपस में बांट दिया, हिंदू जैन बौद्ध को आपस में बांट दिया, एक को माइनॉरिटी बना दिया, एक को मेजॉरिटी बना दिया। एक बार शांत रहे तिवारी प्लीज, शांत रहिए, आप तो लालू वाली बात कर रहे हैं, आज एकदम आप लालू लग रहे हैं। ठीक है, रुक जाए, पूरा करके आपको जवाब देने दूंगी। अंजना जी, तीसरा, मैं 5 महापाप बता रहा हूं, तीसरा महापाप 1995 में वक्फ कानून बना के इतना खतरनाक कानून बनाया, आज तक के स्टूडियो को अगर वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप नोएडा की कोर्ट में नहीं जा सकती, आपको वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, लखनऊ 700 किलोमीटर दूर। यह घटिया कानून बनाया। चौथा, 2010 में माओवादियों को, नक्सलियों को, अपने जिहादियों को फंडिंग के लिए FCRA कानून बनाया। और पांचवा, जब शिक्षा अधिकार कानून बना था, मदरसे भी उस कानून के दायरे में थे, शिक्षा अधिकार कानून मदरसों पर भी लागू होता था। 2012 में कांग्रेस ने अमेंडमेंट करके मदरसों को शिक्षा अधिकार कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया, पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दे दिया। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, दुनिया का मुझे एक देश बताइए जहां पे मदरसा है और वहां पे बहन बेटियों को बराबर अधिकार है। दुनिया का एक देश बताइए जहां मदरसा है, वहां आप गलत कह रहे हैं। एक मिनट, एक दुनिया का एक देश बताइए, जवाब लूंगी आप दोनों से। दुनिया का एक देश बताइए जहां मदरसा है वहां सर्वधर्म संभाव है। दुनिया का एक देश बताइए जहां मदरसा हो और वहां सबको बराबर माना जाता हो। अब जवाब सही आपस का भाईचारा हो। एक छोटी सी बात, कांग्रेस के तमाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर वो सवाल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, FCRA, उसके बाद राइट टू एजुकेशन से मदरसे को बाहर निकाला। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करके आप सत्ता में टिके रहे। अभी एक बात आप समझ लीजिए, 1991 में इस देश में जो हुआ उसी का नतीजा जो है आज हम भुगत रहे, इस नफरत को रोकने के लिए। अच्छा, आप चाहते हैं अयोध्या में मंदिर नहीं बनता? उपाध्याय, आप बाबर के भक्त हैं, आप बाबर के चेले हैं, आप बाबर के चेले हैं, बाबर का चेला, हे बाबर का चेला, हे बाबर का चेला, हे बाबर वाला, हे बाबरी। एक गोडसे क्या औलाद? बंच ऑफ थॉट लिखा गया है। देखो, मैं सीरियस डिबेट करने वाला इंसान हूं, मुद्दों पे डिबेट करता हूं, लेकिन जब कोई छिचोरी हरकत करे ना तो छिचोरी हरकत का जवाब छिचोरी हरकत से टॉपिक पे बंच ऑफ थॉट लिखा गया। बंच ऑफ थॉट जो है, बंच ऑफ थॉट के प्रस्तावना में जो गुरु गोलवलकर ने लिखे, उसमें लिखा इस देश के 3 शत्रु,
काशी पहला मथुरा मुक्त शत्रु होना है चाहिए कि नहीं? कम्युनिस्ट। पहला सवाल ये बताइए, कम्युनिस्ट। काशी मथुरा देखिए, मुक्त होना अंजना चाहिए जी, कि नहीं? अंजना जी, फिर क्यों ऐसे कानून तो बना डिबेट रहे हैं? अश्विनी जी, ये तो गलत अश्विनी है। जी, सच्चाई- देखिए मैंने उनको रोका जब आपके बीच में बोल रहे थे, मैंने रोका। अब आप भी बीच में। जब सच्चाई बोलो तो बौखला जाते हैं। कानून बना के इन्होंने काशी मथुरा का जब दरवाजा बंद सच्चाई किया। सामने- नहीं, सच्चाई- इतना बड़ा देशद्रोह कोई सच्चाई करेगा? सामने- सच्चाई इतना बड़ा सामने- संस्कृति साम्यवादी कोई करेगा? चाहिए देश काशी मथुरा जल्दी पूरा कीजिए सर, मुझे अगला सब जवाब देना है। पूरा ये बोलिए आप बोलिए ना, आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, उनका ऑडियो नहीं जा रहा। पहला शत्रु कम्युनिस्ट, दूसरा शत्रु क्रिश्चियन, तीसरा शत्रु मुस्लिम। जिस दिन इस देश का संविधान लागू हो रहा था उस दिन काला दिन मनाया गया। ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में वो लिखा है, इस देश का तिरंगा जो है वो अशुभ कहा कि उसको पैरों के नीचे रौंदा गया। मैं नागपुर से आता हूं। 2001 में कुछ हमारे कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेके हेडक्वार्टर में लगाने गए थे। हेडक्वार्टर में लगाने के लिए जाने के बाद उनके ऊपर केस नंबर 177 आज भी चल रहा है। उन्होंने केस किया उन्होंने तिरंगा। जब देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था झूठ है, झूठ। तब ये उपाध्याय के जो पूर्वज है 1947 कभी वंदे के लोग मातरम पर बोले नहीं अभी क्योंकि केस गोली चल रहा लगती है। थी, कभी भारत माता की जय बोले नहीं क्योंकि फांसी को जाना पड़ता था। और ये आज हमें सिखा रहे 2001 2001 का केस है। चाचा होटल में बैठ के किताब लिख रहे थे। अब मैं अंजना जी प्लीज होटल में उनका बैठ के जवाब किताब लिख रहे थे, उनको कभी डंडा नहीं पड़ा। एक साथ नहीं अश्विनी जी, प्लीज सर। ये 1947 का स्टेटस को इसलिए था जल्दी कब बोलिए तक सर, हम धर्म इतना के नाम टाइम पे नहीं। लड़ेंगे, कब हम जिनका- रोटी कपड़ा ठीक है। मकान के लिए लड़ेंगे। जिनका जिनका जी, देखिए, वो रोका गया स्वतंत्रता था। जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, वो आज राष्ट्रवाद के नाम पर प्रवचन कर रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं नौजवानों के बीच में। ये क्या चाहते हैं? ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, विध्वंसकारी राजनीति नहीं चलेगी। सब धर्मों का सम्मान होगा। या कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन अपने घर में। ईसाई, कौन सब लोग भाई भाई हैं।